नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं न्यूज रूम में हूं और कल आपको बता दें कि कल छठे चरण का मतदान होना है, यानी कि 3 मार्च बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि कल 10 जिलों की 57 सीटों पर यह चुनाव होना है और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि कल के चुनाव को लेकर, कल के मतदान को लेकर ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या कुछ उसका समीकरण कहता है, क्योंकि न्यूज रूम में आपको कई लोगों से भी मिलवाते हैं जो खुद बुलेटिन बना रहे हैं और वो सारे समीकरण भी जानते हैं। तो हमारे साथ मनोज जी हैं। मनोज जी लगातार बुलेटिन बना रहे हैं और छठे चरण के मतदान को लेकर उनका आकलन क्या कुछ कहता है, उनसे ही जान लेते हैं। मनोज जी, क्योंकि कल छठे चरण का मतदान होना है, ठीक है, 10 जिलों की 57 सीटों पर ये मतदान होना है, सबकी निगाहें कल के चुनाव पर टिकी हुई हैं, यानी कि छठे और 7वें चरण जो कि 7 मार्च को होगा। आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, कल का मतदान जो है 3 मार्च को जो होने हैं, उसमें कई अहम फैसले भी होने हैं। नंबर 1 कि इसमें योगी आदित्यनाथ जो सूबे के सीएम हैं, वो खुद पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर सदर सीट से। दूसरी चीज़, जो बसपा से एमएलए टूट के आए थे, उसमें से कई एमएलए का भी विधायक इस बार इस चरण में फैसला होना है। जैसे अंबेडकर नगर जिले में लालजी वर्मा हैं। और तीसरी चीज़, जो बीजेपी में मंत्री रहे, उसके बाद आखिरी समय में ये सीधे सपा में चले गए स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका भी फैसला होना है, क्योंकि उसमें भी पेच ये है कि उनको पड़रौना सीट से वो लड़ते थे और इस बार वो फाजिल नगर चले गए हैं। अब बीजेपी के लिए ये चुनौती है कि फाजिल नगर में क्या उनको हरा रही है या नहीं हरा पा रही है। खैर, और सबसे बड़ी चीज़ है, कल के चुनाव में ये भी होना है कि इसमें योगी सरकार के 5 मंत्रियों का फैसला होना है। जो 5 मंत्री आएंगे उनके भी भाग्य का फैसला होना है। तो बाकी अब जनता के ऊपर है, जनता देखते हैं क्या करती है। बिल्कुल, लेकिन अगर बात करें मनोज जी, क्योंकि सबसे ज्यादा निगाहें जो हैं सीएम योगी आदित्यनाथ यानी गोरखपुर की सीट पर टिकी हुई हैं। गोरखपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं। इसको लेकर आपका गणित क्या कहता है, आपका समीकरण क्या कहता है? देखिए, योगी आदित्यनाथ का फोकस पूर्वांचल पे रहा है, नो डाउट। उन्होंने जब से सत्ता संभाली तब से ही वो पूर्वांचल की जो बुनियादी ज़रूरतें थी उस पर उन्होंने फोकस किया। सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या थी इंसेफ्लाइटिस की, वो गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और आसपास की जो ज़िले हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या थी। उसको लेकर इन्होंने बड़ा काम किया। दूसरी चीज़ ये थी कि खाद की जो किल्लत होनी थी, उसका एक बहुत बड़ा कारखाना भी उन्होंने केंद्र सरकार की मदद से बनाया। जो लंबे समय से इंतज़ार था जिस एम्स का, उसका भी उन्होंने काम। तो जाहिर सी बात है, पूर्वांचल को लेकर योगी के कई सारी चुनौतियां थी, जिसको धीरे धीरे उन्होंने पूरा करने की कोशिश की है। बाकी अब जनता के ऊपर है। बिल्कुल, तो जनता ये तय करेगी, यानी कि 10 मार्च को हम सबको इंतजार करना होगा कि सत्ता में किसकी वापसी होती है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि छठे चरण और 7वें चरण की लगातार बात की जा रही है, सबकी निगाहें इस सीट पर टिकी हुई हैं और क्यों ये अहम है छठे चरण और 7वें चरण के मतदान की बात करें। हैदर भी हमारे साथ हैं। हैदर, क्योंकि कल के मतदान की बात करें, कल छठा चरण है और छठे चरण की अगर बात करें तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं इस पर, क्यों ये अहम हो जाती हैं? देखिए, लगभग चुनाव अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है और ये जो लास्ट के 2 चरण हैं, ये दोनों चरण बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनको हम कई पॉइंट्स से समझ सकते हैं। जैसे कि एक पॉइंट ये है कि भले ही अभी तक 5 चरण हो जाने के बाद राजनेता ये दावा कर रहे हों कि हमारी 200 सीटें आ रही हैं या हम स्पष्ट बहुमत ला रहे हैं, मगर एक्चुअल में ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सी पार्टी अभी किस स्थिति में है। इसी वजह से हर पार्टी ये चाहती है कि इन दोनों आखिरी चरणों में वो ज़्यादा से ज़्यादा लीड बना ले ताकि वो सत्ता के करीब पहुँच सके। दूसरा पॉइंट, ये जो चुनाव के जो चरण हैं, ये दोनों कहाँ हैं? एक गोरखपुर बेल्ट जो योगी की बेल्ट है, सीएम योगी की बेल्ट है। दूसरा वाराणसी बेल्ट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेल्ट है। तो इस वजह से ही अपने आप में ये दोनों चरण की अहमियत बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ क्या है कि अभी तक हमने जो देखा, जो 5 चरण के चुनाव हुए, उनमें कुछ जातियों का समीकरण सेट था कि ये 2-3 जाति हैं, ये समीकरण हमें सेट करना है और चुनाव में आगे जाना है। लेकिन इन दोनों चरणों में कई सारी जातियां हैं, हर विधानसभा में अलग अलग जातियों का असर देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से जाति समीकरण क्या रहेगा, किसी के लिए कह पाना इतना आसान नहीं है। अगला पॉइंट, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये है कि इन क्षेत्रों में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मुफ्त राशन वितरण के लाभार्थी भी हैं और यहाँ पर अन्ना पशुओं से प्रभावित, उनसे परेशान लोग भी हैं। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि वोटर किधर जाएगा। ठीक है,
ये सारी चीज़ें जो हैं इस दोनों चरणों को बहुत ज़्यादा इनकी अहमियत बढ़ा देती हैं। बहुत ज़्यादा एक समझ पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है लोगों के लिए कि किधर जाएगा। अगर हम ये बात करें कि 10वें जो कल चुनाव है, जहाँ 10 जिलों में इनकी जो 57 सीट्स हैं, उनमें पिछली बार बीजेपी के पास 46 सीट थी, जबकि सपा के पास 2 सीट थी और बसपा के पास 5 सीट थी। अब बीजेपी के लिए चुनौती है कि उसको अपनी वो 46 सीट्स बचानी है, जबकि अब हम देख सकते हैं कि राजभर ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, वो सपा में आ गए। बसपा से लालजी वर्मा और रामाचल राजभर ये सपा में आ गए। तो जाहिर है कि समीकरण कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, क्योंकि पहले की स्थितियां और अब की स्थितियां काफी कुछ बदल चुकी हैं। 2017 की बात करें या फिर 2022 की बात करें, बिल्कुल अब जो स्थितियां नेताओं के दल बदलने से काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है, चीज़ें चेंज हुई हैं। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये है कि अभी तक हम देख रहे थे चुनाव के अंदर कि सीधी टक्कर हमें भाजपा और सपा की नज़र आ रही थी, लेकिन इन दोनों चरणों में बसपा कुछ कर सकती है। बसपा की भी अहमियत इन चरणों में नज़र आ रही है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, इन दोनों चरणों पे पूरी तरह से सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और दोनों चरणों में ये तय कर पाना या ये समझ पाना कि ये किस दिशा में जाएंगे बहुत मुश्किल है। और दोनों चरणों के लिए सारी पार्टी ये चाहती है कि हम यहाँ लीड बना लें ताकि हम सत्ता के करीब पहुँच सकें। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि छठे चरण और 7वें चरण की दशा और दिशा तय करेगी कि सत्ता में किसकी वापसी होगी। चलिए, न्यूज रूम में क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बुलेटिन बनाते हैं और लगातार ये जो समीकरण है, जो गणित है, वो भी समझना बहुत जरूरी है। हमारे साथ मनोज जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि इनका आकलन क्या कहता है, इनकी गणित क्या कहती है, ये भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि लगातार ये भी सीटों को लेकर विश्लेषण करते रहते हैं। मनोज जी, क्योंकि छठे और 7वें चरण की बात करें, ये कहा जा रहा है कि समीकरण पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि छठे और 7वें से सीट से अगर बात करें तो यही तय करेगा कि सत्ता में किसकी वापसी होगी। आपका आकलन क्या कुछ कहता है? अभी फाइट काफ़ी टफ है, वोटिंग होने वाली है, उसको लेकर भी मुझे लगता है कि ये जो छठे और 7वें जो वोटिंग है ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगी और काफ़ी असर डालेगी मार्च को जो रिजल्ट आने वाला है। मनोज जी, ये भी है क्योंकि अगर बात करें तो इस 57 सीटों में 16 सीटें जो हैं वो वीवीआईपी सीट मानी जा रही हैं, उस पर खासतौर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो क्या कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती भी नजर आ रही है इसमें? हाँ बिल्कुल है, खुद योगी जी की जो है इस बार इस छठे चरण में उनकी सीट से उनको जो है उनका लिए मतदान होने वाला है, उनकी सीट के लिए वोटिंग है। तो खुद हालांकि उनके घर से तो उनको कोई हिला नहीं सकता, उनको कोई हरा नहीं सकता, लगातार 5 बार वहाँ से वो सांसद भी रहे हैं, लेकिन फिर भी 10 मार्च को ही देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं आता है। तो देखिए, सबको 10 मार्च की रिजल्ट का इंतजार है कि 10 मार्च को आखिरकार क्या कुछ होगा। चलिए, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और उनसे भी ये समझने की कोशिश करते हैं कि 10 मार्च को क्या कुछ होने वाला है। हालांकि पहले कल जब छठे चरण की हम बात करेंगे तो उसके समीकरण को, उसके गणित को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2017 और 2022 में परिस्थितियां बहुत कुछ बदल चुकी हैं और ये समझना बहुत जरूरी है कि 2017 और 2022 में क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही हैं, क्योंकि छठे चरण और 7वें चरण की जब मतदान हो जाएंगे तो ये दशा और दिशा दोनों तय करेंगी कि सत्ता में किसकी वापसी होगी। हालांकि बार बार ये भी देखा जा रहा है कि जब जनसभा को संबोधित करते हैं जो बीजेपी के तमाम दिग्गज हैं, चाहे किसी भी पार्टी के दिग्गजों की बात करें, तो बयानबाजी देखने को मिलती है और साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगता है। लेकिन अब इंतजार 10 मार्च का है कि अब देखना यह होगा कि 10 मार्च के बाद क्या कुछ स्थितियां बदलती हैं, क्योंकि विकास के कार्य जो किए गए हैं क्या जनता उस पर वोट देती है या फिर सत्ता परिवर्तन होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही।